बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम का जिन्ना हाउस हमले में मुलव्विस शरपसंदों की गिरफ्तारी के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम। वजीर आजम का लाहौर सेफ सिटीज अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा, कहा हमले के मुलजिम कहीं भी छुपे हों इन्हें गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। अपनों ने दुश्मन बनकर तंजीबात पर हमला किया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में सेफ सिटीज अथॉरिटी के ऑफिस का दौरा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान के मुसल्लह जत्थे ने जिन्ना हाउस को मुकम्मल तौर पर राख में बदल दिया। हर कमरा जलाया गया, तारीखी अशिया भी खाकिस्तर हो गयी। काश बतौर पाकिस्तानी हमें ये दिन देखना नसीब न होता। वज़ीर आज़म ने शरपसंद अनासिर को 72 घंटों में गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। रियल टाइम में इंफॉर्मेशन आप लें और इसमें मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, अगले 72 घंटों में तमाम कल्प्रिट्स, प्लानर्स, इंस्टिगेटर्स और हमलावर गिरफ्तार होने चाहिए। जुर्म और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक केसेस दर्ज हों और आपकी जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स वो बाकायदा काम शुरू कर दें। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमलावरों को कानून के मुताबिक सजाएं मिलेंगी। शरपसंद अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसा मंजर कभी न देखा। अपनों ने दुश्मन बनकर पाकिस्तान के इदारों तंसीबात पर हमला किया। हर कमरा आग से मुकम्मल तौर पर जला हुआ है, फर्नीचर जल गया, जो तारीखी वहाँ पर चीज़ें थीं वो सब तबाह हो गई, जल गई। जो इमरान न्याजी और उनका जत्था है वो जहाँ पर भी है वो किसी हवाले से भी दहशतगर्दों और पाकिस्तान के दुश्मन से कम नहीं। वज़ीर आज़म ने वज़ीर कानून को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों की तादाद बढ़ाने की हिदायत भी कर दी। शरपसंद अनासर की जानिब से तोड़फोड़ और जला घेराव, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना हाउस समेत मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का दौरा, पुलिस अफसरान और अहलकारों की अयादत की। कहा मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी किसी सूरत कबूल नहीं, मुलव्वस अनासर को निशान इबरत बनाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे हसन रजा। शरपसंद अनासिर की जानिब से तोड़फोड़ और जलाओ घेराव, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिन्ना हाउस, CMH और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके हमरा थे। हसास रियासती इदारों, इमारतों, जिन्ना हाउस, शोहदा और गाजियों की यादगारों की बेहरमती तोड़फोड़ की मजम्मत की। ये ख्याल न रखा कि ये एक तारीखी इमारत है, ये ख्याल न रखा कि ये उस सपूत का घर है जो कि पाकिस्तान के माँ और बहनों की हिफाजत पर मामूर हैं। उनकी फैमिली यहाँ पर मौजूद थी और जिस तरीके से ये बर्बरियत और मुल्क दुश्मनी की गई, इसकी मिसाल 75 साल में नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि इसे आईनी और जमहूरी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। ये दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मनी है जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। सख्त तरीन कार्रवाई करके मुलव्वस अनासिर को इबरत की मिसाल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने CMH में ज़ेरे इलाज DSP बिलाल, कांस्टेबल शकील, सिक्योरिटी एहलकार फैसल की अयादत की। वज़ीर आज़म ने सर्विसेज अस्पताल में DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी और एहलकारों की खैरियत भी दरियाफ्त की। शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी ने जख्मी अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पुलिस अफसरान और एहलकार कौम के हीरो हैं जिन्होंने सियासी जत्थे के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। शरपसंद अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी है। जिन्ना हाउस लाहौर पर हमला, वतन अजीज का स्याहबाब। कोर कमांडर हाउस पर हमले में कायद आज़म की नवादरात को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया। शरपसंद अनासर तारीखी इमारत में मौजूद कीमती अशिया भी लूट कर ले गए। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। 9 मई को पुरतशद्दद मुजाहिरों में तारीखी जिन्ना हाउस भी निशाना। शरपसंद बलवाइयों ने कायदे आज़म के ज़ेरे इस्तेमाल अशिया को भी ना छोड़ा। सोफा सेट, बिस्तर, जूतों और कपड़ों को जला डाला। स्नोकर टेबल, कुर्सियों, सिगारदान और गुलदान को भी तोड़ दिया। जिन्ना हाउस बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाहौर में जाती जायदाद के नाम से मशहूर है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये प्रॉपर्टी 1943 में मोहन लाल भासन से खरीदी थी, जबकि ये घर पहले बरतानवी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल था। इस रिहाइश को 31 जनवरी 1948 को डी रेक्विजिशन करके कायदे आज़म के नुमाइंदे सैयद मरातब अली की तहवील में दिया गया। जिन्ना हाउस में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इस्तेमाल की 1500 नादिर अशिया संभाल कर रखी गई थी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के दौरान शरपसंदों ने अपने लीडर्स की इमा पर जिन्ना हाउस पर धावा बोला तो हर चीज तहस नहस कर दी।
بیشتر نوادرات آگ کے شعلوں کی نظر کر دیں. جو چیز رہ گئیں وہ لوٹ کر لے گئے. باقی ماندہ اشیاء میں فقط جلی ہوئی چند دیواریں اور آج جلا پاسپورٹ ہی بابائے قوم کی نشانی کے طور پر بچا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ. کور افسران سے خطاب میں کہا کہ امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی. 9 مئی کی کارروائیوں کے منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. رپورٹ دیکھیے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کور ہیڈ کوارٹرز پشاور کا دورہ. موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی کی جاری کوششوں پر بریفنگ دی گئی. سپہ سالار نے واضح کر دیا امن و استحکام خراب کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں. آرمی چیف نے کور کے افسران سے خطاب میں کہا کہ 9 مئی یوم سیاہ کی کارروائیوں کے تمام منصوبہ سازوں، اکسانے اور عمل کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے. پاک افواج تنصیبات کے تقدس کی خلاف ورزی کی مزید کسی کوشش کو برداشت نہیں کرے گی. جنرل عاصم منیر نے انفارمیشن وارفیئر اور غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا اور کہا کہ دشمن عناصر کی جانب سے مسلح افواج کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. عوام کے تعاون سے ایسی مذموم کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا. ہم امن اور استحکام کی اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ جناح ہاؤس پر حملہ شرمناک ہے. ایک شخص نے اپنی انا کے لیے ملک کو نقصان پہنچایا. پی ٹی آئی کارکن اپنی سیاست بچائیں، دہشت گردی کی مذمت کرے. انہیں سیاسی جماعت میں رہنا ہے تو عسکری ونگ سے الگ ہونا پڑے گا. وہ کراچی میں خطاب کر رہے تھے. پیپلز پارٹی کو لوکل حکومت، لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے 1 سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے. اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ. ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے. ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے. ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے. یہ جو سیاسی دہشت گرد ہے ان کے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ آج تک لاڈلے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکن کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سیاست بچائیں، ان دہشت گردوں کا ساتھ نہ دو. اگر آپ سیاسی جماعت رہنا چاہتے ہو، سیاست کرنا چاہتے ہو تو آپ کو پی ٹی آئی کا ملیٹنٹ ونگ سے الگ ہونا پڑے گا. اپنے اتحادیوں کو بھی کہتے رہتے تھے کہ آئے ہم بات چیت کرتے ہیں، مگر ہم دہشت گردوں سے کیسے بات چیت کریں؟ ہم صرف تب بات چیت کر سکیں گے اور لوگوں سے کر سکیں گے جو دہشت گردی کا مزاحمت کرے اور سیاسی دہشت گردوں کا سے لاتعلقی کا اعلان کرے. ہم نے اپنے اداروں کا تحفظ کرنا ہے. قوم پیر کے روز سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج میں شرکت کرے. مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام. کہا پہلے بھی میدان میں رہے، آج پھر آنے کی ضرورت پڑی. پاکستان کے عوام، پی ڈی ایم سے وابستہ تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں، بالخصوص جمعیت علماء اسلام پاکستان کے تمام کارکنوں کو اپیل کرتا ہوں کہ وہ سوموار کے روز سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے بر وقت پہنچیں. خبر ہے کہ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق اجلاس میں اسلام آباد پولیس کے حکام شریک نہیں ہوئے. رجسٹرار سپریم کورٹ نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو سیکیورٹی پلان اور انتظامات کو یقینی بنانے کی ہدایت کر دی ہے. رپورٹ دیکھیے.
PDM की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरने की कॉल। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतालिक इजलास। इस्लामाबाद पुलिस के किसी अफसर ने शिरकत न की। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को सिक्योरिटी प्लान और इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के सामने मुमकिना धरने के पेश नजर सिक्योरिटी के हवाले से बुलाए गए इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदार पुलिस अफसरान के न आने पर तशवीश का इजहार किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इजलास में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, AIG स्पेशल ब्रांच, DIG ऑपरेशन और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद को तलब किया गया था। PDM ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज की कॉल दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट में पीर को इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन नजरसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। वेलकम बैक। लाहौर में महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियां, गोश्त सब कुछ शहरियों की दस्तरस से बाहर है। फलों की कीमतें भी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। इंतजाम मुनाफाखोरों के सामने बेबस दिखाई दे रही है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जाहिद आबिद। जी बिल्कुल, मार्केट में महंगाई की सूरत जो कि बरकरार है और इसमें कोई तब्दीली होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर तेज़ी देखी जा रही है। ख़ास तौर पर जो चिकन ब्रायलर गोश्त, अंडे, सब्जियां, फल, इनकी कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। चिकन ब्रायलर गोश्त आज भी 7 रुपये फ़ी किलो मज़ीद महंगा होकर 624 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। सब्जियों की सूरत भी इसी किस्म की है। आलू 80 रुपये फ़ी किलो बेचा जा रहा है, टमाटर भी 50 से 60 रुपये फ़ी किलो, लहसुन 400 और अदरक 800 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है। फलों में सेब 400 साढ़े 400 रुपये फ़ी किलो। इस वक्त सार्फिन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे जो इस वक्त महंगाई की कंडीशन ये है कि आम बंदा कुछ खरीद ही नहीं सकता। ये तो वही है कि समझ लें कि आप दाल रोटी पे चल रहे हैं। दाल रोटी भी ऐसी है कि दाल भी महंगे है, सब्जियों की बात कर रहे हैं, भैया हर चीज़ महंगी है। मेरी रिक्वेस्ट यही है मौजूदा हुकूमत से, बनती भी यही है कि खुदारा भाई आप महंगाई की तरफ आओ, दूसरे मामला छोड़ो, ये आटे, चीनी, ये घी, इस पे आओ भाई। अवाम का यही कहना है कि इस वक्त जो सियासतदान हैं वो आपसी लड़ाइयों में इस कदर उलझे हुए हैं कि इंतजामी तौर पर मार्केटों पे कोई कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इस किस्म की सूरत हाल है। इस वक्त मार्केट में आम आदमी ख़रीदारी करने के काबिल नज़र नहीं आता। जी फैसलाबाद में अशिया खुरनोश की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने में भी मुकम्मल तौर पर नाकाम है। अहवाल अब्दुल बासित की ज़बानी जानेंगे। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में हर गुजरते दिन के साथ महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी को, खुसूसी तौर पर मजदूर तबके को 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी इनके लिए खासा परेशानी का बायस बना हुआ है। सब्जियों, फलों, दालों, घी में तमाम अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ उनमें इजाफा हो रहा है और आम आदमी को इनकी खरीदारी में भी मसाइल का सामना है। फलों की कीमतें इस वक्त केले का सरकारी रेट 180 रुपये दर्जन है, जबकि मार्केट में 350 से 400 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है, जिससे शहरियों को फल खरीदने में मसाइल है। इसी तरह से अगर सब्जियों की कीमतों का जायजा लिया जाए तो करेले की सरकारी कीमत 100 रुपये फ़ी किलोग्राम है, जबकि मार्केट में 160 से 180 रुपये के दरमियान फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से तमाम अशिया खुरनोश की जो कीमतें हैं उनमें होने वाले इजाफे की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना है। एक शहरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आम आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। इस गवर्नमेंट ने इतनी महंगाई कर दी है कि आवाम बिल नहीं दे सकती, आटा नहीं ले सकती। ये आवाम का हाल कर दिया इस गवर्नमेंट ने। आम आदमी के लिए तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी महाल हुआ पड़ा है। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि कीमतों को कंट्रोल करते हुए इन्हें रिलीफ फराहम किया जाए। कारोबारी अहवाल कुछ यूँ है कि आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट के खदोखाल सामने आ गए। बजट का हजम 12.8 ट्रिलियन रुपए तक मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। खसारा GDP का 6.4% रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में भी इजाफे की तवक्को है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट। माली साल 2023-24 के लिए बजट तजावीज़ तैयार। वफाकी बजट का मजमूई हजम 12.8 ट्रिलियन रुपए रखने की तजवीज़। कर्ज और सूद की अदायगी पर 8,000 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफाई बजट का तखमीना 1.7 ट्रिलियन रुपए। सब्सिडीज की मद में 1.3 ट्रिलियन रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। वज़ारत खजाना ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल में नॉन टैक्स आमदन 2.5 ट्रिलियन रुपए रहने का तखमीना है। स्टेट बैंक का मुनाफा 900 अरब रुपए तक रहने का इम्कान है। PDL से 750 अरब रुपए इकट्ठे किए जाएंगे। विफाक और सूबों का बजट खसारा 4.8 से 5% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी, ताहम हतमी फैसला बजट के आखिरी दिनों में होगा। वजारत खजाना को बजट की इब्तदाई तखमीनों पर ब्रीफिंग दे दी गई है। बजट स्ट्रैटेजी पेपर आइंदा हफ्ते के दौरान वफाकी काबीना में पेश कर दिया जाएगा।
पंजाब में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बेहतर होने के बाद नवी जमात के मुलतवी शुदा इम्तिहानात का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। इम्तिहानात 17 मई से शुरू होंगे, जबकि नए शेड्यूल का इत्तलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए। सूबा पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर होने के बाद तालीमी सरगर्मियां बहाल होना शुरू। नवी जमात के मुलतवी शुदा इम्तिहानात की नई डेट शीट जारी कर दी गई। इम्तिहानात का आगाज 17 मई से होगा। 17 मई को तर्जमातुल कुरान और अखलाकियात का इम्तिहान होगा। 18 मई को केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर लिया जाएगा। 19 मई को इस्लामियात का पर्चा होगा। नए शेड्यूल का इतलाक पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स पर होगा। नवी जमात के शेड्यूल में तब्दीली के बाद 10वीं जमात के अमली इम्तिहानात का शेड्यूल भी मुतासिर होगा, जिसका ऐलान बाद में किया जाएगा।